हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर वाइड क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज अब हम सीखेंगे जीवा और व्यास के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जीवा और व्यास। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा जीवा के बारे में। जीवा क्या होती है, किस किस को पता है? तो देखिए दोस्तों, जीवा क्या होती है, कोई भी व्रत ले लेते हैं हम। ये हमने व्रत ले लिया, व्रत के कोई भी दो बिंदु ले लिया, एक बिंदु हमने ये ले लिया, एक बिंदु हमने ये ले लिया। मान लीजिए इस बिंदु को मैं मान लेता हूं ए, इस बिंदु को मान लेता हूं मैं बी। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, ये क्या है? रेखाखंड। यह रेखाखंड ही क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा। और जीवा किसकी होती है? वृत्त की। किसकी जीवा होती है? वृत्त की जीवा। ठीक है, वृत्त की जीवा। तो यह जो रेखाखंड है, यानी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा। तो सबसे पहले हम जीवा की क्या लिख लेते हैं? परिभाषा लिख लेते हैं। जीवा की क्या परिभाषा होती है? तो वृत्त की जीवा। टॉपिक क्या हो जाएगा? वृत्त की जीवा। ठीक है, वृत्त की जीवा की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि। और परिधि क्या होती है? परिधि यानी ये जो गोल गोल सर्कल है, ये जो पथ है, ये वाला जो गोल गोल है, यही क्या कहलाता है? परिधि। इसका यहां से शुरू किया, घूम करके वापस यहीं आ गए, यही क्या है? परिधि है। क्या है? परिधि। यानी इसका एक चक्कर पूरा करना, यही क्या कहलाता है? परिधि। यानी ये जो यहां से लेकर के यहां तक पूरा पहुंचने पर जो माप होती है, ये क्या है? एक परिधि। मान लीजिए ये कोई रिंग है, इसको यहां से काट लिया तो एकदम इसको कैसे कर देंगे? सीधा कर देंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो माप है, यही क्या है? परिधि। यानी इसका पूरा जो एक चक्कर लगाना है, पर जो दूरी हम तय करते हैं, वही क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। तो ये क्या है? परिधि। ये क्या है? परिधि। तो वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? बताओ। वृत्त की परिधि, ये हो जाएगी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि के कोई भी दो बिंदु, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए वृत्त की जीवा क्या होती है। तो किसी भी वृत्त की परिधि के कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, वही क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। तो यहाँ पर जो है, यह वृत्त हो गया। वृत्त के कोई दो बिंदु, बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, ये क्या है? रेखाखंड। यही रेखाखंड क्या कहलाता है? यही रेखाखंड जो कहलाता है, क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। कौन सा? ये जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। तो आपको ये डेफिनेशन और ये डायग्राम आपको उतार देना अपनी कॉपी में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से उतार दीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी वृत्त जो होता है ना, इस तरीके से ये वृत्त हो गया। वृत्त को ये जो दो बिंदु है वृत्त की परिधि पर, इन दोनों को मिलाने पर ये क्या बनता है? जो रेखाखंड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। तो ये वृत्त की जो जीवा होती है, यह वृत्त को दो भागों में बांटती है। क्या करती है? वृत्त की कोई भी हम जीवा खींचेंगे
तो वह वृत्त को कितने भागों में बांटेगी? 2 भागों में बांटेगी। जो बड़ा वाला भाग है उसको तो कहते हैं दीर्घ, और छोटा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? लघु। बड़ा वाला भाग तो क्या कहलाता है? दीर्घ कहलाता है। छोटा भाग क्या कहलाता है? लघु। लघु ये, और वृत्त का खंड है। किसका खंड है? ये वृत्त का ही टुकड़ा किया, वृत्त का टुकड़ा किया, यानी वृत्त का खंड। ये क्या है? दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा। यानी बड़ा वाला भाग तो दीर्घ वृत्त खंड, और वृत्त का छोटा भाग लघु वृत्त खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लघु वृत्त खंड कहलाता है। बड़ा भाग तो दीर्घ वृत्त खंड, छोटा भाग क्या कहलाता है? लघु वृत्त खंड कहलाता है। तो इसको आप लिखना चाहते हो तो भी अपनी कॉपी में ले सकते हो कि वृत्त की जो जीवा होती है वह वृत्त को दो बराबर होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन इसको जो जीवा होती है वह वृत्त को 2 भागों में बांटती है। वृत्त के किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा जो प्राप्त होती है, रेखाखंड जो प्राप्त होता है, वो तो क्या कहलाती है? जीवा। और जीवा जो है हमेशा वृत्त को 2 भागों में बांटेगी। एक जो बड़ा भाग होगा उसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, और जो छोटा भाग होगा उसको क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहेंगे। उस छोटे वाले भाग को हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से मैं एक वृत्त और बना देता हूं। ये आपका एक वृत्त और हो जाएगा। यहां पर मैंने क्या किया? ये इसका क्या है? केंद्र। बीचों बीच में जो बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो ये केंद्र से लेकर के यहां तक ले लेते हैं। ये क्या है? त्रिज्या है। ये भी क्या है? त्रिज्या है। ठीक है। ये केंद्र है, और यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और ये त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं से मिला हुआ जो खंड है इसको हम क्या कहते हैं? ये जो त्रिज्याओं से बना हुआ जो खंड है इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 त्रिज्यों से बना हुआ जो खंड है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं? हम त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। अब आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा भाग है। क्या है? एक छोटा भाग है। कैसा भाग है? एक छोटा भाग है। इसके अलावा एक भाग और दिख रहा है आपको, दूसरा भाग। एक तो ये छोटा भाग, और इसको बचा हुआ बाकी जो बचा हुआ कौन सा? बड़ा भाग है। छोटा भाग है तो छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? लघु। क्या कहते हैं? लघु। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। तो ये क्या हो जाएगा? लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। और ये इसको छाया वाले भाग को छोड़ करके जो ये वाला व्हाइट व्हाइट भाग है ये क्या कहलाएगा? बड़ा वाला है। बड़े वाले को क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। और ये क्या है? त्रिज्य खंड है। तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्यों कह रहे हैं? कि 2 त्रिज्यों से मिलकर के बना हुआ खंड है, इसलिए इसको त्रिज्य खंड कहते हैं। और छोटा वाला भाग इसके लिए इसको लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। ये बड़ा वाला भाग है, बड़ा वाला भाग है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। तो ये भी आपके दिमाग में जानकारी होना आवश्यक है। तो ये हमने सीखा जीवा। जीवा किस तरीके से जो है वृत्त को बांटती है, किस तरीके से त्रिज्य खंड होता है, किस तरीके से वृत्त खंड होता है, इन सभी की जानकारी जो है अब आपको पता चल गई है। तो अब आगे हम नेक्स्ट ले लेते हैं व्यास। आगे हम क्या ले लेते हैं? व्यास। नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्यास। अब व्यास के बारे में बहुत जनों को तो जानकारी ऑलरेडी पता होगी कि व्यास क्या होता है, लेकिन जिसको पता नहीं वो जान लीजिए। ये क्या है? आपके वृत्त है। क्या है? आपके वृत्त है। और वृत्त है, और ये इसका क्या है? केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु, यानी सेंटर पॉइंट, यानी बीच का जो बिंदु होता है, जो सबसे बीच में होता है, जहां से चारों तरफ इस वृत्त की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्र। तो जो केंद्र से होकर के जाने वाली जो जीवा होती है, केंद्र से गुजरने वाली, किससे गुजर रही है? केंद्र। क्योंकि ये एक बिंदु, ये परिधि का दूसरा बिंदु, परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी? जीवा। और जीवा किससे होकर गुजर रही? केंद्र से। तो केंद्र से होकर के गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो एक चीज व्यास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कि
वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है बताओ? वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि वृत्त के अगर केंद्र से अगर जीवा गुजर रही, ये क्या जीवा ए बी कहां से गुजर रही है? वृत्त के केंद्र ओ से गुजर रही। अब ये ऐसा गुजरना कोई आवश्यक नहीं, यहां से भी गुजरे, चाहे यहां से गुजरे, चाहे ऐसे गुजरे, कैसे भी गुजरे, केंद्र से अगर होकर कोई जीवा गुजर रही है तो वो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाएगी? वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको लिख लेना व्यास की परिभाषा। व्यास की परिभाषा क्या हो जाएगी? जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरेगी, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरेगी वही क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो ये देखो, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या, रेडियस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो ये देखो, एक त्रिज्या तो ये रही, और एक त्रिज्या यहां से लेकर के परिधि तक की दूरी, ये भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो टोटल यहां से लेकर के यहां तक ये तो क्या होता है? व्यास। व्यास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितनी किसके बराबर हो जाएगी? देखो, यहां से लेकर भी यहां से यहां तक लेकर आर है, यहां से यहां तक लेकर भी आर है, यानी कितना आर हो जाएंगे? एक आर तो ये और एक आर ये, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। तो डी का मतलब क्या होता है? डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर, यानी व्यास होता है। ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा? त्रिज्या का दुगुना। ये डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डायमीटर, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास बराबर हो जाएगा दुगुना किसका? त्रिज्या का। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस। रेडियस को हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। पहली चीज तो क्या ध्यान रखनी? जीवा जो केंद्र से होकर गुजर रही व्यास कहलाएगी, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। पहली चीज तो हो जाएगी ये। दूसरी हो जाएगी व्यास क्या होता है? त्रिज्या का क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। पहली परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? व्यास का जो है, व्यास का आधा, तो इसको देखो, जैसे दो है, दो को अगर इसके नीचे भेज देंगे तो वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। यानी व्यास का आधा अगर होगा, व्यास का आधा अगर होगा तो त्रिज्या कहलाएगी, और त्रिज्या का अगर दुगुना कर देते तो क्या कहलाएगा? वह व्यास कहलाएगा। तो ये दोनों आपको अपनी कॉपी में उतार देना है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो वृत्त दे रखा है, ये वृत्त का केंद्र दे रखा है, और केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है वह सबसे बड़ी जीवा होती है। तो सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है। ये चीज आपके दिमाग में रह जाएगी कि वृत्त के अगर केंद्र से होकर के कोई जीवा अगर गुजर रही है
तो वह क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी। और सबसे बड़ी व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्रत है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा है, वही क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो एक चीज तो दिमाग में आपकी ये रह जाएगी कि व्रत के केंद्र से अगर कोई जीवा गुजर रही है तो वह क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी। और दूसरी चीज ये कहेंगे कि जो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है ना, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्रत की अगर सबसे बड़ी जीवा है तो ये क्या कहलाएगी, व्यास। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। व्रत की सबसे बड़ी अगर कोई जीवा है तो वह क्या होगी, व्यास होगी। उसे हम क्या कह सकते हैं, व्यास। यानी ये सबसे बड़ी जीवा है व्रत की, तो इसका दूसरा नाम हम क्या लेंगे, इसको हम व्यास भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये केंद्र से होकर के गुजरने वाली जीवा, और केंद्र से अगर कोई सी भी जीवा गुजरती है वो सबसे बड़ी होती है। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है, व्रत का क्या होती है, व्यास होती है। क्या होती है, व्रत का व्यास होती है। आगे बढ़े, इसको मिटा देता हूं, उसको नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, मैं कोई अपने दिमाग से नहीं लिख रहा हूं, सारी चीजें जो इस डायग्राम में दे रखी है उसी को हम क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। और क्या दिख रहा है इसमें आपको, क्या दिख रहा है आपको, यदि कोई ऐसी जीवा है जो व्रत के केंद्र से होकर के गुजर रही है, यानी उस व्रत के केंद्र से होकर गुजर रही है, यानी इसको क्या कहेंगे हम, व्यास कहेंगे। तो व्यास जो होता है वह किसी भी व्रत को दो बराबर भागों में बांट देता है। या तो ऐसे, या देखो, चाहे आप कहो व्रत की सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा, इसी को आप और क्या कह सकते हो बराबर में, इसको ही आप कह सकते हो व्यास। क्या कह सकते हो, चाहे आप ये कहो कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा, चाहे आप क्या कहो, व्यास कहो, दोनों की बात क्या है, एक ही है। चाहे व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहो चाहे व्यास को, बात एक ही है। तो हम इसको क्या कहते हैं, व्यास जो होता है, व्यास यानी व्रत की सबसे बड़ी जीवा। व्यास जो है व्यास व्रत को दो बराबर, व्रत, ये जो व्यास है ये व्रत को कितने भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांटता है। व्यास व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में ये नहीं पूछा जाए, व्यास नहीं कह दे और व्यास की जगह क्या कह दे, व्रत की सबसे बड़ी जीवा, तो यहाँ अगर ऐसा लिखा हुआ है व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत को कितने भागों में बांट देती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। तो चाहे व्यास कहो चाहे व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहो, दोनों की बात का मतलब क्या है, एक ही है। चाहे आप व्रत का व्यास कह दो चाहे आप कह दो व्रत की सबसे बड़ी जीवा, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम एक ही है। व्रत को क्या कर रही है, ये दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में लिख लेना है, ये दिमाग में लिखना है, कॉपी में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन दिमाग में लिख लेना है। ये डायग्राम से सारे जो स्टेटमेंट है वो अपने आप आ रहे, कहीं हम इसको कहीं रट के नहीं लिखना है, सिर्फ डायग्राम दिमाग में रखना है, ये सारी बातें अपने आप दिमाग में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये व्रत है, ठीक है, ये क्या है, व्रत है। व्रत में हमने क्या कर दी, ये जीवाएं खींच दी, सभी समांतर जीवाएं खींच दी। क्या कर दी, सभी समांतर जीवाएं। कैसी जीवाएं, सारी समांतर जीवाएं। ठीक है, ये समांतर जीवा, ये भी समांतर जीवा है, ये भी समांतर है, ये सारी समांतर जीवाएं हैं। कैसी जीवाएं,
सारी समांतर, दो बिंदुओं को, परिधि के दो बिंदुओं को मिला रही सारी जीवाएं, और सारी कैसी है, समांतर, यानी बीच का इन सभी जीवों के बीच का जो अंतर है वो कैसा है, बराबर। इन सभी के बीच का अंतर कैसा रहेगा, हमेशा समान रहेगा, यानी ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। तो ऐसी जो रेखाएं होती है वो समांतर रेखाएं कहलाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, सभी समांतर जीवाएं। जीवा का मतलब तो आप समझते हो, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो ये सारी जीवाएं जो क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो हमने सबसे पहले हमारे को क्या करना है, इन सभी का मध्य बिंदु ले लेना है। इन जीवाओं का क्या कर देना है, मध्य बिंदु ले लेना है। सभी का क्या ले लेंगे, मध्य बिंदु ले लेंगे। सारी जीवाओं का क्या कर देंगे, मध्य बिंदु ले लेंगे। सारी जीवाओं का क्या कर देंगे, मध्य बिंदु। और इन मध्य बिंदुओं को क्या कर देना है, इस लाइन के तरीके से मिला देना है। क्या करना है, इनके जितने भी मध्य बिंदु, इन सभी मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो एक रेखा बनेगी। ये जो रेखा होती है, ये जो रेखाखंड होता है, ये रेखाखंड क्या कहलाता है, ये रेखाखंड, यह रेखाखंड ही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। यदि हम जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देवें और इस मध्य बिंदुओं से बना जो बिंदु पथ होता है, उस रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, देखिए कि वृत्त की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ बनाएंगे। यानी बिंदुपथ का मतलब जो ये रेखाखंड प्राप्त हो रहा है, बिंदुपथ का मतलब सभी बिंदुओं को मिला दिया तो एक रेखाखंड बन गया। बिंदुपथ जिसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड भी समझते हैं। बिंदुपथ या रेखाखंड, वृत्त की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, बिंदुपथ का मतलब रेखाखंड क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। 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 यानी वृत्त की जो समांतर रेखा है, ये जितनी भी समांतर रेखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, समांतर जीवाएं। समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु, सारे समांतर जीवा जिनके सभी के मध्य बिंदु ले लिए, सारे मध्य बिंदुओं को बनाने पर क्या बना, बिंदुपथ बना। बिंदुपथ क्या है, एक रेखाखंड है। रेखाखंड जो बन गया, उस रेखाखंड को ही क्या कहते हैं हम, वृत्त का व्यास कहते हैं। उस रेखाखंड को ही क्या कहते हैं हम, वृत्त का व्यास कहते हैं। समझ में आ गया ये? चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत है आपको? आगे बढ़े। तो व्यास के बारे में आपको सारी जानकारी पता चल गई। एक चीज और देख लेते हैं आप वृत्त के बारे में। ये आपका वृत्त है। वृत्त में क्या होता है, जितने भी हम ये जो इसके केंद्र से होकर के गुजरने वाले जीवा, यानी क्या कहते हैं इसको, व्यास कहते हैं। ये जितने भी हम व्यास खींचते हैं, जितने भी हम क्या करते हैं, व्यास खींचते हैं, ये सारे क्या हैं, व्यास। व्यास जो ऐसी जीवाएं जो केंद्र से होकर के गुजरती है, वो सारी क्या है, व्यास है। तो ये जितने भी केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवाएं, सारी की सारी क्या है, व्यास है। सारी की सारी क्या है, व्यास है। तो व्यास जो होता है वह परिधि पर हमेशा 90 डिग्री कोण अंतरित करता है। कितना डिग्री कोण अंतरित करता है, 90 डिग्री का कोण हमेशा बनेगा। किस पर, परिधि पर। कौन, ये व्यास हमेशा परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाएगा। हमेशा कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। समझ में आ गया? तो क्या लिख सकते हैं,
कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास परिधि पर नब्बे डिग्री कोण अंतरित को चाहे बनाता, यानी कोई भी व्यास होगा, व्यास का मतलब ये पूरा रेखाखंड, ये रेखाखंड जो है इसको ही क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास जो है हमेशा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? हमेशा 90 डिग्री का कोण, यानी क्या बनाता है, समकोण बनाता है। यानी क्या करता है, लंब खींचते हैं यहां से सीधा, ये क्या होता है, एक लंब बनता है। कहने का मतलब कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ही हम व्यास खींचते हैं, ये जो व्यास जहां परिधि पर आकर मिलता है, तो इस परिधि और इन व्यास दोनों के बीच का जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यही हमने इसमें सीखा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में नेक्स्ट जो जानकारियां हैं वो भी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।